हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, हम ना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते हम भूल जाते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, हमें तो सब याद रहता है। सर्टनली नॉट याद रहता है, बिकॉज यूपीएससी तुम्हारा सब्जेक्ट सेंट्रिक तैयारी नहीं करते। उनको तुम्हें रट्टे हुए लोग नहीं चाहिए, उनको पूरा पूरा पैराग्राफ्स रट्टे हुए नहीं चाहिए। धीरे 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 यूपीएससी इस बात को अब क्लैरिफाई कर चुकी है कि एक तुम्हें होलसम कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इस कंप्लीट प्रिपरेशन होने में आपको पता होना चाहिए कि आपसे पहले, हमसे पहले रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, थिंकर्स ने क्या बोला, क्या थी पोएट्री, क्या था म्यूजिक, क्या था स्कल्पचर, कैसे बड़े बड़े लीडर्स, कैसे बड़े बड़े किंग्स, कैसे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने राज किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा तब तक तुम इस एग्जाम को कभी भी एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। सो मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं। दिस इज नॉट इवन अ नई सीरीज, दिस इज समथिंग दैट आई वाज ऑलवेज डूइंग। बट मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स को बोलता था कि प्लीज इसको रटने की तरह मत करो, फेल हो जाओगे। और वो मेरे, थैंकफुली टू यूपीएससी, उन्होंने मेरे पढ़ाने के तरीके की इज्जत रख ली। इस टाइम का अगर आप मेंस का एग्जामिनेशन देखोगे, आप ऐसे देखोगे, दिस वाज सर्टेनली समथिंग जो आप बुक्स में से नहीं कर सकते। सो मैंने एक एस्पेक्ट स्टार्ट किया है और आज का पहला वीडियो मैं, और ये सच में मेरे दिल के करीब वीडियो है। सो आई एम डूइंग अ बायोग्राफी। ओके, सो दिस विल बी शॉर्ट, crisp, very, very concise, very, very important biographies of the greatest of men and women that have walked this earth. और मेरे हिसाब से जब तुम इन बड़े हस्तियों को, इन बड़े रेवोल्यूशनरीज को, इन बड़े लीडर्स को पहचानोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि विजडम क्या होती है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि 24/7 रट लेने से कुछ नहीं होता, सीखना पड़ता है। विजडम धीरे धीरे इंबाइब होती है। और आज मैं बड़े ही, आई डोंट इवन नो व्हाट आर द फीलिंग्स टू दिस वर्ड्स। आज मैं कहानी, जब मेरा ये पहला वीडियो आई डेडिकेट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, में उनको ही माना जाता है ना जो अपने मातृभूमि के लिए, जो अपने मदरलैंड के लिए जान दे देते। सो विद अ साइलेंट थैंक्स, कुछ बोल तो उससे ज्यादा हम सकते नहीं, to all those to all those revolutionaries, all those men, women and children जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी फॉर द मदरलैंड, फॉर आवर इंडिया, उनको याद करते हुए लेकिन आज की बायोग्राफी डेडिकेटेड टू शहीद आजम भगत सिंह। सो मैं अगले कुछ समय में आपको जो मुझे लिमिटेड नॉलेज है विद रिलेशनशिप टू भगत सिंह, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। और इसको हम लोग ना सिर्फ अपने एग्जाम में यूज करेंगे, ना सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक जवान 23 साल का नौजवान कैसे, क्या सोचता था, व्हाट वाज हिज मोटिवेशन, व्हाट डिड ही गो थ्रू, एंड हाउ डिड the entire British साम्राज्य shake with fear at the name of भगत सिंह। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नॉट अ सेकेंड हेयर, नॉट अ सेकेंड देयर, एक वर्ड भी मिस मत करना। लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और अगर भगवान ने चाहा तो वी विल बिकम द largest online learning platform in the world very soon. And that is because we have the best of the best educators from all over India on one platform. Why an academy? Because we give you widest choice of educators, flexibility to change course, unlimited views, end-to-end preparation and what not. पिछले कुछ सालों में हमने इतने टॉपर्स क्रिएट किए, लोगों का मुंह बंद हो गया। पहले बहुत लोग बोलते थे अरे ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ओके, इतने रिजल्ट प्रोड्यूस किए कि अब शायद लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। अब सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन बोलने लग गए। सो जब तुम मेहनत करते हो और शिद्दत से मेहनत करते हो और तुम्हें अपना काम आता है, भीड़ सामने आ जाती है साथ में। आ जाओ जाओ। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया था 2019 में, तब ऐसा लोग बोलते थे कि नहीं होगा जी, नहीं होगा। आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बी इट पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेम इट, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल लेकर इंटरव्यू तक, अन अकेडमी आपका साथ देगा। डोंट मिस
द अपॉर्चुनिटी, आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज करना है, SIDLIVE। ये रेफरल कोड आज तक हजारों लाखों एस्पिरेंट्स को टीम सेड लाइव का पार्ट बना चुका है। आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ टीम सेड लाइव। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक बार प्राइसेस देखो, चाहे 36 मंथ, चाहे 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, देखो फाइनेंशियल रियलिटी एक रियलिटी है। आपको अगर कोई रीजनेबल प्राइस पे हाईएस्ट क्वालिटी दे रहा है, दोनों हाथ से ये ऑफर ले लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, टेक अ डिसीजन। और अनअकैडमी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, मेरा PSIR का नया कोर्स आ रहा है। जितने लोगों ने मेरा PSIR का कोर्स देखा, उनको विश्वास नहीं हुआ कि PSIR इतने आराम से, इतने सिंपली वे में, इतना हंसते खेलते कैसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाया गया और फुल पढ़ाया गया है। सो आज भीड़ लगी हुई है, आज इंतजार किया जाता है कि कब मेरे PSIR ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट हो रहा है another 2 days। प्लीज डोंट मिस दिस, यूज द कोड SEDLIVE एंड ज्वाइन दिस। सितंबर एक्सटेंशन ऑफर चल भी रहा है, आपको एक्सटेंडेड बेनिफिट्स मिलेंगे। 12 मंथ के कोर्स के साथ 1 महीना फ्री, 24 महीने के साथ CA श्योर, 18 महीने के साथ 4 महीना फ्री, 36 मंथ के साथ CA श्योर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, SIDLIVE। ये दीवारों पे लिख लो, SEDLIVE, ये कोड याद रखना। लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अननेसेसरली टाइम वेस्ट मत करो। UPSC CSE के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑन 22 सितंबर। यही मौका होता है, सितंबर वगैरह में, इसी महीनों में स्टार्ट कर लो, तुम्हारा बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगा। यू विल गेट अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। देखो सितंबर 25 2022 11 बजे UPSC CSE GS कॉम्बैट भी होगा। बी अ पार्ट ऑफ इट। एक बार पता तो चले तुम लोग कहां पर स्टैंड करते हो। एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए वेयर डू यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कंपटीशन। डोंट मिस दिस, प्लस बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो डोंट मिस दिस पार्ट। और ये है मेंस टेस्ट सीरीज 2023 जो अनअकैडमी ने स्पेशली आपके लिए लाया है, बिकॉज एक मेजर दुख है, एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर वीकनेस है फॉर ऑल UPSC एस्पिरेंट्स, उनको आंसर लिखना नहीं आता। और राइटली सो, बिकॉज ऐसा कभी किसी ने सिखाया नहीं। और जब सिखाने की बारी है तो अनअकैडमी हमेशा नंबर 1 पे होगी। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें आपको मेंटोर्स मिलेंगे। और अगर आपके पास पैसे की बहुत मेजर प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अनअकैडमी आपका साथ देगी। 0% EMI पर आपको लोन मिलेगा। ये सीरीज मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, मैं तुम्हें बायोग्राफीज पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के बारे में बताऊंगा, उनके विजडम के बारे में बताऊंगा। द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी है उनकी समरीज तुम्हें बताऊंगा। हंड्रेड्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस एंड फिलोसफी जो मुझे लगता है, मुझे मालूम है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। करंट अफेयर्स में जो मैं तुम्हें बिल्कुल क्रक्स जो पता होना चाहिए करंट अफेयर का, पूरा पूरा रट्टा हुआ नहीं चाहिए, वो कौन सी पिक्चर आ रही है ऐसा नहीं, काम की चीज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल मेक यू अ किंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक किंग क्या होता है? किंग होता है जिसको 24/7 सब कुछ मालूम होता है। ओके, 360 डिग्री सब कुछ मालूम होता है, थोड़ा थोड़ा। ही इज अ जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं तुम्हें किंग बनाऊंगा। किंग मतलब राजा नहीं बनाऊंगा, किंग मतलब तुम्हें वो क्वालिटी दूंगा, वो लीडरशिप की क्वालिटी दूंगा। इन क्लासेस को, इन वीडियोस को मिस मत करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट मिस दिस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाओ। नहीं भी खड़े हो सकते तो नमन करो, थैंक यू बोलो टू द ग्रेट शहीद आजम भगत सिंह। तो यह है शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। 28 सितंबर 1907 को इस बहादुर नौजवान का जन्म हुआ और 1931 23 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु भी नहीं हुई, ये मृत्यु थोड़ा ना होती है, अमर होते। तो ब्रिटिश साम्राज्य इतना घबरा गया कि 24 मार्च 1931, हाँ एक दिन बाद की फांसी थी, लेकिन एक दिन पहले, वो भी शाम को सनसेट के बाद, उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी पर एग्जीक्यूट कर दिया। घबराहट क्या होती है इसको बोला जाता है, ये होती है घबराहट। अगर ये तीन नौजवान, ओके, ये तीन नौजवान वो क्रांति ला सकते थे जिसे द सो कॉल्ड, क्या बोलते थे उसको, ब्रिटिशर्स अपने आप को क्या क्या बोलते थे, ब्रिटिशर्स बोलते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। हालत बुरी कर दी थी इन्होंने, ओके। इतने
कांप गई थी वहां की पूरी गवर्नमेंट कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, कि वो अपने ही वारंट, अपने ही ऑर्डर की तामील कर पाए जिसमें लिखा था साफ 24 मार्च 1931। एंड एक शाम पहले ओके चुपके से शाम को अंधेरे में बिना परिवार से मिलाए, बिना किसी को बताए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया। उनकी बॉडी को स्मगल करके वहां से लेकर गया और ये बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में वहां पर एग्जीक्यूट करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जलाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वहां की पॉपुलेशन, वहां के लोकल्स ने देख लिया तो भाग खड़े हुए। दिस वॉज द पावर ऑफ सरदार भगत सिंह। सो शहीद आजम भगत सिंह की कहानी तुम्हारे सामने। तो ये कहानी हम लोग थ्योरेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे, हम इससे नॉलेज भी लेने की कोशिश करेंगे और हम इससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई रिबेल विदाउट अ कॉज नहीं थे। ये कोई रिबेल विदाउट अ कॉज नहीं थे। ये वो बागी नहीं थे, बागी बगावत फॉर द सेक ऑफ बगावत नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी लर्नड मैन, very very focused on religion, very focused on revolution, very focused on socialism। कहते हैं कि जब आखिरी समय आया, जब वो जेलर आते हैं, वो बोलते हैं ना कि चलो जी आपके फांसी का समय हुआ, तब उस समय ये बहुत बड़ी बात बोली गई थी। तब भगत सिंह ने बोला था, जेलर थोड़ी देर रुक के ना, मैं इस टाइम लेनिन की बुक पढ़ रहा हूं। वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे उस टाइम। उन्होंने बोला था एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। दिस वॉज एट 24 ईयर्स ऑफ लाइफ। 24 साल की जिंदगी में ये थी उनकी थॉट प्रोसेस। रेवोल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। थॉट प्रोसेस देखो, एक बार थॉट प्रोसेस देखो। तो भगत सिंह की ने एक नारा दिया था। वो नारा एक्चुअली पहले से था, लेकिन भगत सिंह ने उसको पॉपुलराइज कर दिया था। वो नारा था इंकलाब जिंदाबाद। तो जब भगत सिंह और भगत सिंह के बाकी रेवोल्यूशनरी साथी जब ये कोर्ट में बोला करते थे ना, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो ब्रिटिशर्स बोलते थे काय का व्हाट इज इंकलाब। मैंने कहा तुम लोगों को अक्ल तो है नहीं, इंकलाब क्या होता है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ये तो बगावत है, दिस इज म्यूटिनी, ये तो सिर्फ रिबेल कर रहे। तो भगत सिंह ने उनको समझाया था, नो, रेवोल्यूशन, इंकलाब एक इनएलिएनेबल राइट ऑफ अ मैनकाइंड है। तुम किसी को अपनी मर्जी से जीने से रोक नहीं सकते, स्पेशली जब तुम फॉरेन रूल में आ रहे हो। तो तुम तो हमारे देश में आ गए, हम पर राज करने लग गए, हम पक्का इंकलाब करेंगे एंड वी विल थ्रो यू आउट। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। ब्रिटिशर्स को ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ओके, मुझे 100% श्योर है कि उनके वाइसरॉय वगैरह को उस टाइम पे ना पैनिक अटैक्स आने लग गए होंगे, क्योंकि ये जिस तरह का जलवा था और जिस तरह का ये आंधी थी, ओके, ब्रिटिशर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये होगा। और ये बड़ी पुरानी है, तो बचपन से लेकर और ये फर्स्ट जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं ना, ये जब ये सब लोगों को लगता है 1929 वगैरह की है वगैरह, ये फर्स्ट टाइम जब अरेस्ट हो गए थे। भगत सिंह के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं, और भगत सिंह को ज्यादातर लोग ना सिर्फ ऐसे रियलाइज करते हैं कि हाँ एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था। What most people do not realize कि भगत सिंह came from a very well to do family and a very nationalist family. So सरदार किशन सिंह के ये बेटे थे, ओके, और सरदार अजीत सिंह इनके चाचा थे, जिन्होंने पहले भी गदर मूवमेंट में पार्ट लिया हुआ था। He was very influenced by his चाचा स्पेशली। और ये जो फेमस है असेंबली बॉम्बिंग, जो बड़ा फेमस होता है कि इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ उठाकर असेंबली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जब बिल चल रहा था कि डिस्कशन चल रही थी, बॉम्ब फेंक दिया था। तो तुमने सुना ही होगा, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। आमतौर पे क्या होता है, जो हिस्ट्री होती है ना, उसके जो हाइलाइट्स होते हैं उस पर ही ध्यान रह जाता है, बाकी सब भुला दिया जाता है। और लेकिन हम भूल गए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड था। तो हम इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह सोचते क्या थे, क्या जरूरत थी उनको तो मालूम था कि ब्रिटिशर्स उनको पकड़ेंगे, अंग्रेज उनको पकड़ेंगे, फांसी करेंगे, जेल में डालेंगे, कोर्ट केस जाएंगे। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद
ने बोला भी था कि भक्तिया तेनू पकड़ लेंगे, तेरे को तो अरेस्ट कर लेंगे भाई, तेरे को तो उम्र कैद हो जाएगी, वर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरे को उम्र कैद के साथ टॉर्चर होएगा, फांसी होएगी। तो ही सेड नेवर माइंड, मेरी मौत अगर इस देश में क्रांति की एक क्रांति की चिंगारी बन सकती है, फायर चला सकती है, मुझे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। डू यू रियलाइज यार कि ये कितनी बड़ी बात है यार? जस्ट सोच के देखो, मालूम है कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पे फेयर ट्रायल नहीं होने वाला। ही सेड जब कोर्ट केस होगा ना तो मीडिया आएगा, जब मीडिया आएगा ना मैं अपनी बात बोलूंगा। ये जो ब्रिटिशर्स मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो फैला रहे हैं अपने मीडिया में कि हम लोग तो बागी है, हम लोग तो रिबेल विदाउट अ कॉज है, हम लोग तो टेरर कर रहे हैं, ये सब मैं झुटला दूंगा। और वही हुआ। हर दिन जब भगत सिंह अपनी स्टेटमेंट देते थे या गवाह की जाती थी, पूरा इंडिया को पता चला यार ये 20-20 22-22 साल के नौजवान हमारे लिए, इस देश के लिए क्या सोच रहे। दिस वॉज द एंटायर थॉट प्रोसेस। एक बार ये 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1920, मुझे पता नहीं तुम लोग को दिख पा रहा है कि नहीं, असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वैसे ना पैम्फलेट्स फेंके थे, ओके, और उन पैम्फलेट्स पे कुछ लिखा होता, उसका हिंदी अनुवाद है। सो ये एक्चुअली ये बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है, एंड दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब तुम इसमें एक वर्ड देखो, अब देखो इससे तुम्हें हिस्ट्री भी आ जाएगी और तुम्हें पॉलिटी भी आ जाएगी। इसमें ना देखो इन्होंने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने लिखा प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलिया के अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी है। अब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं था ये पढ़ते कितने थे और इनका इन्फ्लुएंस कितना था कि ये जो बॉम्ब आउटरेज था जिसको बोला गया था, ये ब्रिटिश ने बोला था बॉम्ब आउटरेज, रेड बॉम्ब, पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। बात सच थी कि ये बहरों को सुनाने के लिए एक ऊंची आवाज थी, लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल बॉम्ब था, ये पढ़ा लिखा बॉम्ब था, ये एक इन्फॉर्म्ड बॉम्ब था, ये एक वाइज बॉम्ब था, ये एक जिम्मेदारी वाले बॉम्ब था। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री से सीखा था। सो ये जो उन्होंने नाम लिया था दैट वाज ऑगस्टे वालिया, ओके, जिसने 1894 में, ओके, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन इसने भी एक बार चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में बॉम्ब फेंका था टू शो हिज, आई डोंट नो, डिस्प्लेजर बोलो या फिर वो अंदर की आवाज होती है कि नहीं यार ये गलत है, वो गलत है। जस्ट बिकॉज तुम एक पोजीशन ऑफ लॉ में बैठे हो, जस्ट बिकॉज तुम एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठे हो तो तुम जो मर्जी लिख दो, ऐसा थोड़ा ना होगा, हम होने ही नहीं देंगे। तो ये वैलिया की स्टेटमेंट थी। और यहां से देखो कितने पढ़े लिखे, तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी नहीं था कि ये कहां कौन है, क्यों है, कौन था, फ्रेंच है ना किस, कुछ नहीं। लेकिन दिस वॉज द लेवल ऑफ पढ़े लिखे, दिस वॉज इन्फॉर्म्ड पीपल। ये मजाक नहीं था, दे वर रीडिंग एवरी डे, दे वर डिस्कसिंग एवरी डे, दे वर टॉकिंग एवरी डे, नॉलेज, वाइज लोग थे। इसलिए जब ये लोग बोलते थे, जब ये बात करते थे तो सामने वाला घबरा जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास कोई जवाब ही नहीं होता था इन लोगों का। सो दिस वाज द एंटायर। एक बार इनकी स्टेटमेंट देखो, एंड आई एम नॉट राइटिंग दिस इज द ग्रेट भगत सिंह इन हिज ओन कोर्स। Revolution is made by laboring intellectuals and hard-working activists. Unfortunately, the intellectual side of Indian revolution has always remained weak. As a result, the essential elements of the revolution as well as the effects of work accomplished have not been sufficiently addressed. Therefore, it is necessary for a revolutionary to consider studying and reflection as a sacred duty. गिर जाओ, सड़क पे बैठ जाओ आज के आज, ओके, सीखो इनसे, राइट, कि ये कैसे थे यार। ये इनका जिगर ये भी था कि हाथ में बंदूक लेकर ये लोग निकल पड़ते थे और सॉन्डर्स को उड़ा दिया गोली पे। इनका जिगर ये भी था कि ये लोग जब अपने आप को मालूम था इनको यार फांसी पे चढ़ाने वाले बड़बड़ हंसते से चढ़ देंगे, ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कहना भी बड़ी बात है, और उसके पीछे इतनी इंफॉर्मेशन दी। व्हाट इज भगत सिंह सेइंग कि यार तुम लोग रेवोल्यूशन फॉर द सेक ऑफ रेवोल्यूशन की बात मत करो, हथियार सिर्फ हथियार उठाने के लिए मत करो,
मेक श्योर दैट यू हैव विजडम बिहाइंड दैट। और वो ही विजडम इनको बचपन से थी, ये बचपन से ये भगत सिंह की आंखों में था। ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस। तुमने एक मूवी थी रंग दे बसंती, उस मूवी में आमिर खान की मूवी है, तुमने देखी होगी पता नहीं, उस मूवी में एक सीन दिखाया था कि भगत सिंह कुछ बंदूकें कुछ गोलियां ऐसे ऐसे करके ऐसा बोल रहे कि वो मिट्टी में डाल लेते। तो पूछा गया उनसे कि भक्तिया तू की कर रहा है, क्या कर रहा है? तो बोला मैं ना बंदूकें डाल रहा हूँ, ओके मैं हथियार डाल रहा हूँ। ओके वो हथियार क्या था, बच्चों के हथियार हो गए ताकि और हथियार पैदा हो। देखो इनका थॉट प्रोसेस वही था। वैसे उन्होंने बोला कि मैं मातृभूमि की राह में अपनी जान दे रहा हूं ताकि और भगत सिंह पैदा हो। दिस वॉज इंटायर थॉट प्रोसेस। और ये मैं ऐसे पॉइंट से नहीं बोला, मैं कुछ भी अपने मर्जी से नहीं बताऊंगा, ये मैं एग्जैक्टली इनकी बुक से पढ़ रहा हूं। दैट इज द बायोग्राफीज ऑफ भगत सिंह। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम। वन सरदार किशन सिंह वाज विजिटिंग द फील्ड्स विद हिज फ्रेंड मेहता नंद किशोर, और उन्होंने यही वाली बात की, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सोइंग द गन्स। गन्स, बट व्हाट विल यू डू विद द गन्स? He said, I shall use them to free my country from the British. यार वो पूत के पांव ना पालने में दिखाई देते, वो ही हाल था। भगत सिंह को बहुत पहले ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह, इनके अपने पापा और चाचा। ओके, एंड ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंस। करतार सिंह सराभा को ये अपने आइडल मानते थे। करतार सिंह सराभा द यंग हीरो, द यंगेस्ट ऑफ हीरो। यार मतलब तुम समझ रहे हो कि 19 साल में करतार सिंह सराभा को ब्रिटिशर ने फांसी में चढ़ा दिया। भगत सिंह को स्ट्राइक कर गया यार, अगर 19 साल का करतार सिंह सराभा देश के लिए मर मिटने को डरता नहीं है, मैं क्यों डरूंगा? एंड दैट इज व्हाई ही मेड हिम हिज आइडल। मोस्ट पीपल इन दिस कंट्री डू नॉट इवन नो अबाउट करतार सिंह सराभा। व्हाट अ शेम इज दिस। ये हमने क्या सीखा? ये चल पड़े, ये इनको कुछ चाहिए थोड़ा था। ओके, दे वर नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग एल्स, दे वर डूइंग इट फॉर द मदरलैंड। लेकिन हमें पता ही नहीं चला, हमने आइडियल्स ही नहीं बनाए, हम लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि क्या गुजर रही थी, क्या गुजर रही थी इनके ऊपर जब ये बोल रहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे वक्त आने पर पता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या पताए क्या हमारे दिल में है। इमेजिन द थॉट। तुम्हें गूज बम्प्स नहीं आते क्या यार ऐसी बातों से? अगर इस देश को नहीं आ रहा तो हम लोगों ने वी हैव फेल्ड द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर रेवोल्यूशनरीज। हाँ ओके, तो जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ, तब 12 साल के थे भगत सिंह। बोलते भगत सिंह जलियांवाला बाग मैसेकर के समय वहां पे गए, अमृतसर गए, और इतना रोए वो, इतना परेशान हुए वो ना, अपने भाई से शेयर करते थे अपने थॉट प्रोसेस। तो उन्होंने वो इतना रोए, बोले कि मैं तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कैसे रिएक्ट करूं। कहा जाता है इन्होंने जलियांवाला बाग का जो मिट्टी है उसको एक बोतल में भरा था और उसको डाल दिया था, उसको पैक कर दिया था, और फिर उसके बाद वो अपना घर छोड़ के भी चले गए। उन्होंने अपने फादर को एक चिट्ठी लिखी। मोस्ट पीपल इवन डोंट नो दिस पार्ट। भगत सिंह वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, वॉज अ टॉल पंजाबी हैंडसम मैन। ओके, ऐसा बोला जाता है। सुखदेव ने अपने बायोग्राफीज में लिखा है, सुखदेव बड़े अच्छे दोस्त थे, इनके कॉलेज से दोस्त थे, तो बोलते थे कि हमें तो भगत सिंह को लड़कियों से बचाना पड़ता है। ही इज सो हैंडसम, ही वाज सो गुड लुकिंग, ही केम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, वेरी वेल एजुकेटेड, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन और ऑब्वियसली जैसे उस टाइम का कल्चर था, पेरेंट्स यही सोच रहे थे कि भगत की शादी करा देते हैं। एंड भगत सिंह सेड कि आप मेरी शादी कराना चाह रहे पिताजी, मैं नहीं होना देने वाला, बिकॉज आजादी को मैंने अपनी दुल्हन बनाया। और तुम्हें ये मूवीज में दिख रहा होगा ये सच है। These are very very true. there are compilations. आप इसको ढूंढो, ओके, नेट पे ढूंढो। अगर मेरे इस वीडियो से कुछ फायदा होगा तो कम से कम इतना तो फायदा हो जाए, क्योंकि ये जनरेशन ये तो पढ़ ले। रीड द लेटर्स ऑफ भगत सिंह which he has written to Sukhdev, which he has written to his father, which he has written to Netaji. You know, he's written umpteen number of letters, and you must learn from this part. So intellectuality पे था. He said aim of life is no more to control the mind but to develop it harmoniously, not to achieve salvation hereafter but to make the best use of here below. तो बोलते थे ना कि हम यार एक दिन हम ना स्वर्ग में जाएंगे, एक दिन हमें जन्नत नसीब होगी। अरे सेड यहां बनाओ यार, यहां यू हैव टू टेक हार्मनी हेयर। ये है दुनिया। ओके, तो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये सब तो दूर की बात है, तुम तब क्या करोगे? आज लाओ,
आज बात करो, उस आदमी से बात करो जिसके पेट में आज रोटी नहीं है, उससे डिस्कशन करते हैं। उसको बताओ जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा, उसके लिए लड़ते हैं। दिस इज व्हाट भगत सिंह वाज टॉकिंग। एंड प्लीज, मतलब तुम सोचोगे यार ये 20, 21, 22, 23 इस कुछ एज ग्रुप में लिख रहे होंगे भगत सिंह ये सब बातें। हमारे यहां पे क्या हो रहा होता है सर, हम कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियो, नहीं इंस्टाग्राम पे हैशटैग। ओके, इस टाइम पर भगत सिंह वॉज राइटिंग दिस, दैट इज वाई वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिम। सो इंकलाब जिंदाबाद। मालूम है ये जो फोटोग्राफ है, जो भगत सिंह की बड़ी फेमस फोटोग्राफ है, तो ये भगत सिंह ने जब ये 1929 का या असेंबली बॉम्बिंग था, उससे पहले थोड़े समय पहले ही ये रूप दिया था ये, ताकि ये सो कॉल्ड ब्रिटिश लुक्स में चले जाए। तो इसके बारे में ब्रिटिश प्रेस ने क्या बोला था, ये ब्रिटिश प्रेस का है, फॉलो कर, बोलते कि इसकी आंखों में ना, आईज में जुर्रत है। ही इज लुकिंग एट द ब्रिटिशर्स विद दोज आईज, राइट, कि मैं तो खुद आ रहा हूं तुम्हारे जंगल में, मैं तो खुद तुम्हारे डेन में आ रहा हूं, अब क्या तुम बोलोगे कि हम डरते। सो इमेजिन दिस स्पॉट यार, कितना बड़ा थॉट प्रोसेस था। अगर हम इस बात को नहीं सोचते तो समझ ही नहीं आएगा कि ब्रेवरी क्या होती है। ही वॉज फियरलेस, फियरलेस। ओके, बड़ा आसान मौका था, बड़ा आसान से जिंदगी काट सकते थे, बट ही डिड नॉट डू दिस पार्ट। सो एक बार मैं रेवोल्यूशन पे इनका थॉट प्रोसेस करना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रेवोल्यूशन डिड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व सैंग्विनरी स्ट्राइफ, मतलब से मेरा खून जल रहा है या खून बहा जा रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरली। इट इज नॉट अ कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल्स। नो डाउट दे प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन सम इन्वॉल्वमेंट्स। अ रिबेलियन इज नॉट अ रेवोल्यूशन, बट इट मे अल्टीमेटली लीड टू दैट एंड। पहली चीज होती है बगावत। बगावत जो मानसिक रूप से होती है, जो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं नहीं मानता। ओके, इक्वालिटी होके ही रहेगी, इंपीरियलिज्म विल हैव टू गो डाउन, कॉलोनियलिज्म विल हैव टू गो डाउन, आजादी लेके रहेंगे, इंकलाब लेके रहेगा। पहले यहां से स्टार्ट होता है, फिर जुबान पे आता है, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हथियार उठाएंगे। दैट इज द रीजन भगत सिंह वॉज वेरी डिफरेंट। दैट इज द रीजन ही वॉज कॉल्ड एज शहीद आजम। दैट इज वाई जब ब्रिटिशर्स घबराते थे, दैट इज वाई ही बिकेम सो पॉपुलर, कि जब इन्होंने जेल में अनशन किया, हंगर स्ट्राइक किया, बोले नहीं रहेंगे, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे साथ इस तरह का गंदा व्यवहार नहीं किया जा सकता, हमें न्यूज़पेपर्स चाहिए, हमको खाना ठीक चाहिए, हमको पानी ठीक चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, हमको बात करने का मौका चाहिए। जब ब्रिटिशर्स ने नहीं माना तो ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, देन एवरीबडी एल्स फॉलोड एंड फॉर सेवरल मंथ्स एंड सेवरल वीक्स। जब भगत सिंह और उनके साथियों ने इस तरह का हंगर स्ट्राइक किया, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें गूगल पे जाओ, उसको आर्काइव्स पे देखो, इंडिया में चूल्हे जलने बंद हो गए थे। पीपल स्टार्टेड सेइंग नहीं यार, ये बच्चे, ये यंगस्टर्स अगर इक्वालिटी के लिए, अगर जस्टिस के लिए, अगर अपने हक के लिए लड़ रहे, तो हम क्यों नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट भगत सिंह वांटेड, कि एक आदमी की सैक्रिफाइस, वो चिंगारी लाए जिससे कि पूरे देश में रेवोल्यूशन हो जाए। रिलीजन को भी ये अलग ही थॉट प्रोसेस में सोचते थे, वो बोलते थे रिलीजन वो होता है जो पावर देता है, रिलीजन वो थोड़ा होता है नंब कर देता है, ओपिएट थोड़ा है। He said, if I were a believer, I know in the present circumstances my life would have been easier, the burden lighter. Being a little mystical can give the circumstances a poetic turn, but I need no opiate to meet my end to a realistic man. अगर तुम्हें यह रियलाइज हुआ तो ये बहुत सोशलिज्म थॉट प्रोसेस था। सोशलिज्म में भी यही बात बोला जाता है, रिलीजन बिकेम्स अ ओपियम टू द मासेस। ये तुम पॉलिटिकल साइंस में भी लिख सकते हो आंसर, बिकॉज ये सोशलिस्टिक थॉट प्रोसेस ये था कि आप ना हर चीज को बोल देते हो भगवान ठीक करेंगे। भगवान अपने आप नहीं ठीक करेंगे, भगवान हैज सेंट यू हियर टू डू हिज जॉब। अगर रिलीजन, अगर स्पिरिचुअलिटी, जस्टिस की बात करती है तो लड़ना तुम्हें पड़ेगा। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। बोले तो श्री कृष्ण थे, लेकिन उसके लिए लड़ना अर्जुन को था। सो यू हैव टू फाइट द बैटल्स। गॉड विल गिव यू इंस्पिरेशन, गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ, बट यू कैन नॉट इक्वेट रिलीजन विद स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो भगत सिंह की एक बहुत अच्छी बुक है, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। ये बुक पढ़ना, कभी मौका मिले तो ये बुक पढ़ना, पहचान पाओगे कि व्हाट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। इन गॉड मैन
can find very strong consolation and support. Without him, man has to depend upon himself. To stand upon one's own legs amidst storms and hurricanes is not a child's play. तो इसे इसको ओपीएम की तरफ ऐसे बात अपने अपने कंधे से उठाया भगवान पर डाल दिया. नो, फाइट योर ओन बैटल्स. God will give you strength. God will give you inspiration. Spirituality will help you understand what is right, what is wrong. But does not mean कि तुम अपना काम छोड़ दो, चलो जी भगवान कर लेंगे. कौन करेगा जी? भगवान करेंगे. कौन करेगा जी? भगवान करेंगे. अरे फाइट योर बैटल. यू हैव टू गो थ्रू पेन. गांडीव तुम्हें उठाना पड़ेगा अर्जुन. दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस पार्ट. घाव तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें वो सैक्रिफाइस को गुजरना पड़ेगा. देन ओनली द महाभारत विल बी वन. So this was Bhagat Singh. Again, I am saying, you are watching and you are looking at a man at a young age of early 20s. Early 20s, my friend, early 20s. तुम में से बहुत सारे लोग इस एज ग्रुप में होंगे. ये सोचना भी तुम्हें ऐसा लगेगा, हे भगवान, इतना इतना डेप्थ एक आदमी में कैसे यार? How does a man think so deep? इतना कैसे सोच सकते हैं? So the context यहाँ पे ये होता है कि those are those chosen ones, okay? ये भगवान के वो प्यारे बच्चे होते, okay? जो गॉड ने भेजे होते टू शो लाइट टू द सेवरल अदर्स. लेकिन सैड पार्ट ये था कि हमारे देश ने इनको बहुत समय तक पहचाना ही नहीं, okay? हम लोगों को ठीक से पता ही नहीं गया. हमारी जनरेशन, हमारे से पहले जनरेशन, इनफैक्ट तुम्हारी जनरेशन को भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पताया ही नहीं गया कि ये हुआ क्या. व्हाट वाज द अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस. वी वर प्रैक्टिकली डिपेंडेंट ऑन मूवीज कि उससे समझ में आए. तो एक मनोज कुमार हमारे हीरो है, उन्होंने एक मूवी बनाई थी शहीद. तो उस मूवी में मेरे ख्याल से पहली बार कुछ हद तक भगत सिंह की पूरी जिंदगी को उजागर तो किया था. एटलीस्ट कुछ तो कॉन्टेक्स्ट था. I remember in my young age having watched that movie and getting to the level of goosebumps कि यार एक बंदा था. तो उसमें एक सीन था कि उसमें जब भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑथेंटिकली वैसे ही था, मतलब एग्जैक्टली ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी रही होगी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस. तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम वो काकोरी के तैयारी कर रहे हैं. दैट्स हाउ द कॉन्टेक्स्ट गोस. और फिर उनको बोला जाता है कि आप कसम खाओ, कि यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस पार्ट. तो चंद्रशेखर आजाद ऑब्वियसली द ग्रेट रेवोल्यूशनरी एंड आई एम अबाउट टू मेक अ बायोग्राफी ऑफ हिम आल्सो वन डे. तो उनको बोला कि यार ये तो इतना सुंदर लड़का पंजाब से आया हुआ है, ठीक ठाक फैमिली है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, ये क्या सह पाएगा ब्रिटिशर्स के डंडे. तो दैट वाज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. बिकॉज वो एक्सटीरियर से इतना सुंदर आदमी, अच्छा पढ़े लिखा, घर से अच्छे घर से, पैसे वाले घर से, सब कुछ ठीक ठाक, ये कैसे सहेगा. तो जो अंदर का रिजॉल्व होता है ना, रेवोल्यूशन हमेशा मेंटल होता है, रेवोल्यूशन हमेशा स्पिरिचुअल होता है, और फिर शरीर अपने आप साथ देने लगता है. सो दिस वाज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैन. दिस इज नॉट मियरली गन्स एंड दिस इज नॉट मियरली वेपन्स. और ये मैं सिर्फ भगत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर एवरी रेवोल्यूशनरी. ये बहुत छोटी छोटी उम्र में ये लोग गुजर गए, और इतना मुश्किल होता होगा, लेकिन अंदर की जो शक्ति होती है ना, वो इन्होंने पोर्ट्रे की. हमें ये किसी ने बताया नहीं. लाला लाजपत राय की जब साइमन कमीशन जब इंडिया आए, तो लाला लाजपत राय ने पूरा अपोज किया, और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ एंड देन ही सकम टू इंजरीज. लाला लाजपत राय की डेथ को इन रेवोल्यूशनरी से हार्ट पे लिया, कसम खाई, बोला दुनिया इधर की उधर हो जाए कि लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लिया जाएगा. और इनफैक्ट लाला जी बोल के भी गए थे, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू कॉफिन्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. लेकिन वो बात अलग है कि स्कॉट जो कि पुलिस ऑफिसर था, उसकी जगह सॉन्डर्स मर गया, लेकिन बदला लिया गया. यार मतलब सामने सामने खड़े करके गोली मार देना. डू यू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स के मुंह पे तमाचा था कि यार ये 3 4 5 7 लोग जिनको हम लोग सो कॉल्ड लाइटली ले रहे थे, ये लोग डरे नहीं यार गोली मारते टाइम. वो भी कांप गए होंगे कि अगर ये रेवोल्यूशन फैल गया, अगर ये बात सबके मन में आ गई, और हर घर से एक भगत बाहर आ गया, और हर घर से एक चंद्रशेखर बाहर आ गया, हर घर से एक राजगुरु और सुखदेव बाहर आ गए, तो भैया कहां भागोगे.
दैट वाज द एंटायर, और वही केस था विच वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये उन्हीं के फोटोग्राफ्स है। तो इसमें सरदार भगत सिंह, उनको सेंटेंस टू हैंगिंग। ओके, ये जतेंद्र नाथ दास थे, जिनको अगर तुम्हें मालूम है जतिन दास, ओके, जो जब हंगर स्ट्राइक हुआ था तो ही कुडंट, मतलब ही वाज द वन हु डाइड इन जेल फॉर दिस पार्ट। ये बटुकेश्वर दत्त, जिनके ऊपर केस विड्रॉन था। ये राजगुरु, वो सेंटेंस टू हैंगिंग। तुम्हें शायद ये सब नहीं दिख रहा होगा। सुखदेव सेंटेंस टू हैंगिंग। ये किशोरी लाल, जयदेव कपूर, जिनको बहुत सारों को उम्र कैद दी गई। बट दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो ये वो फाइनल वारंट है। I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duly executed, and the Bhagat Singh was accordingly hanged by neck till death at Lahore Central Jail on Monday, the 23rd March 1931 at 7 p.m. 7 p.m. एक नॉर्मल रूल है जो कि फॉलो किया जाता है प्रिजन मैनुअल्स में, और वो रूल्स वही था जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, खुद ही नहीं बनाया था। और ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ने साइन किया हुआ है कि जी हम तो 7 बजे किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ये अलाउड नहीं होता कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद फांसी दी जाए, लेकिन दी गई। ये मरने वाले थे ही नहीं, ओके, ये मरने के दिन थोड़ा ना पैदा हुए थे, ये अमर होने वाले थे, और वही अमर हुए। ओके, सो दिस इज 23 मार्च 1931, द शहीदी दिवस, जिसको हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं। और यही एंटायर थॉट है। हम इनकी डेथ को दुख से नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते हैं। We celebrate the spirit of this man. We celebrate the indomitable spirit of शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव and the countless others, जिन्होंने एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा कि क्या होगा हमारे परिवार का हमारे बाद। एक बार नहीं सोचा हमें क्या मिलने वाले, क्या नहीं मिलने वाले, जो देना देना, नहीं देना ना दो, मेरे देश को आजादी चाहिए और वो मातृभूमि आजाद होनी चाहिए। तो ये है भगत सिंह द इटर्नल रिबल। ये मलविंदर जीत सिंह वरैच की एक बहुत अच्छी बुक है, बड़े आराम से मिल जाती है, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगी। एक बार पढ़ो यार, एक बार दिल लगा के पढ़ लेना यार। ये भगत सिंह की वाई एम एन एथीस ये पढ़ लेना, द जेल डायरीज पढ़ लेना, तो ये तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे कैसे सह लिया यार। इनको, इनके कपड़े उतार कर इनको बर्फ की सिल्लियों पे बेंते मारी जाती थी, इनको दुनिया भर की प्रताड़ना दी जाती थी, लटका दिया जाता था, क्या नहीं किया जाता था, लेकिन ये फिर भी हंसते हंसते खड़े हो जाते थे, फिर भी बोलते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर भी इनकी फैमिली साथ में खड़ी रहती थी। इनकी माता विद्यावती जी, ओके, वो कितनी बहादुर लेडी होंगी। तो बोलते हैं ना, तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां। ये माता को बोला जा रहा है, तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां, डोली चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी कोई चढ़ेगा नहीं। कैन यू बिलीव द स्पिरिट? तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां। तो एक मां के सामने एक 23-24 साल के लड़के को, अगर उसके बेटे को फांसी चढ़ा दिया जाए, उसको बोला जा रहा है तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां। और अगर हमारा देश उसको एहसानमंद ना हो तो बहुत सैड है। तो ये एक बुक है, जेल डायरीज और सरदार भगत सिंह, पढ़ने का मिलेगा। तो एक मैं तुम्हें लास्ट लाइन बता देता हूँ, इट सेज कि भगत सिंह जब लास्ट में जेल में जा रहे थे ना, तो उन्होंने दीवारों पे लिखा हुआ था कि तुझे ज़िबा की खुशी, गर्दन काटने की, तुझे ज़िबा की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी वही है मर्जी जो मेरे सयाद की है। That's the thought process of Sardar Bhagat Singh. Jai Hind moment, my friends. Wake up, loud, clear. Say a Jai Hind to Shahid Azam Bhagat Singh. So, in limited period of time, मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगा, we have Doubt Darbar on Unacademy, और I hope you have followed this part. ऐसे और मैं बहुत बायोग्राफीज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, in the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.